मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और हम सुपर 50 की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और इस सुपर 50 की सीरीज है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। इनको आप रेगुलरली कंप्लीट करते रहें, साथ में ऑब्जेक्टिव ओटी लेकर के जरूर चलें, तो आपको एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न हमारा परासरण की क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। आंसर में हम बेटा परासरण की क्रिया हेडिंग बनाएंगे। अब इस परासरण की क्रिया को समझने से पहले हमको कुछ टर्म समझने। देखो बेटा ध्यान, हमने दो पात्र लिए हुए हैं। इन दोनों पात्रों में हमने समान मात्रा में विलायक लिया हुआ है, यानी कि जल की मात्रा बराबर ली। इसमें जल ले लिया है हमने, मान लीजिए 200 ml, तो इसमें भी जल लिया है 200 ml। जल की मात्रा दोनों में बराबर है। और इसमें हमने यानी कि विलेय मिलाया है। विलेय की मात्रा जैसे मान के चलिए हमने इसमें 50 ग्राम मिलाया, कोई भी विलेय ले सकते, जैसे नमक ले लिया, इसमें भी हमने नमक ही मिलाया है, लेकिन यहां पर विलेय मिलाया है 50 ग्राम और इसमें विलेय ले लिया है 70 ग्राम। तो आप ये पता लगा सकते हैं यहां से देख करके कि इनमें से गाढ़ा कौन सा पदार्थ होगा। घुलने के बाद में कौन सा विलयन गाढ़ा होगा? ये वाला विलयन गाढ़ा होगा और ये वाला विलयन इस वाले की तुलना में पतला होगा। तो इस वाले विलयन में आप देखेंगे तो इस वाले विलयन को हम बोलेंगे अधिक सांद्रता का विलयन। ये कैसा है बेटा? ये इस वाले से कम गाढ़ा है, तो इसको बोलेंगे कम सांद्रता का विलयन। तो उम्मीद है ये दो शब्द आपकी समझ में आए होंगे कि कम सांद्रता का विलयन क्या होता है और अधिक सांद्रता का विलयन क्या होता है। अब हम डेफिनेशन बनाएंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी हमको यानी कम सांद्रता का विलयन के बारे में पता होना चाहिए, अधिक सांद्रता के विलयन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैंने आपको इससे पहले एक टर्म और बताया होगा, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन उसकी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इससे पहले जाइए और अर्धपारगम झिल्ली वाले क्वेश्चन को समझिए, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखते बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और पात्र लिया है बड़ा सा। इस बड़े पात्र में हमने इनके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली में छोटे छोटे बेटा छिद्र होते हैं। ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली है ना। अब हमने क्या किया बेटा, इधर ये वाला विलयन कैसा है बेटा? कम सांद्रता का विलयन, तो हमने एक साइड में भर दिया है इधर कम सांद्रता का विलयन। कम सांद्रता का विलयन। और ये वाला विलयन यानी अधिक सांद्रता का, इसको लेकर के हमने भर दिया इस साइड, इधर भर दिया बेटा हमने अधिक सांद्रता का विलयन। ऐसा कर दिया है। आप देख पा रहे हैं एक तरफ कम सांद्रता का विलयन है और एक तरफ अधिक सांद्रता का विलयन है, यानी एक तरफ पतला विलयन है और एक तरफ गाढ़ा विलयन है।
अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें क्या होता है कि विलयन अगर है तो दोनों साइड में ही आप देखेंगे विलयन है, और विलयन में आप देख पाएंगे बेटा ये जो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक तो विलय, दूसरा विलायक। ये दोनों ही भाग विलयन में पाए जाते हैं। विलयन में बेटा क्या क्या चीजें होती हैं? विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलय और दूसरा विलायक। तो इधर भी विलयन है, इधर भी विलयन है, तो इधर भी विलय और विलायक के अणु है, इधर भी विलय और विलायक के अणु है। विलय के अणुओं को हम बेटा बी से प्रदर्शित करेंगे, विलायक के अणुओं को ए से। अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझिए, यानी कि इसमें क्या होगा बेटा, हम जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके द्वारा दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों, देखो ये कम सांद्रता का विलयन है, ये अधिक सांद्रता का विलयन है, तो यानी कि अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को पृथक कर देते हैं, यानी कि अलग अलग कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली से। जैसे ही अलग कर देते हैं तो इसमें से केवल विलायक के अणु, यानी कि केवल जल के अणु, इन छोटे छोटे छिद्रों में से निकल करके केवल विलायक के अणु कहां जा रहे हैं बेटा? अधिक सांद्रता वाले विलयन में जा रहे हैं। केवल विलायक के अणु निकल करके जा रहे हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन में, विलय के अणु नहीं जा रहे, यानी कि जल के अणु इधर जा रहे हैं, लेकिन यहां से नमक के अणु इसमें से नहीं जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण की क्रिया। तो डेफिनेशन आप यहीं से बनाएंगे, कैसे? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक का मतलब होता है बेटा अलग, पृथक किया जाता है। तब देखो हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अलग अलग कर दिया, यानी पृथक कर दिया है। तब कम सांद्रता वाले विलयन में से, यानी पतले वाले विलयन में से, यानी केवल जल के अणु निकल करके अधिक सांद्रता वाले विलयन में पहुंच जाते हैं। इसी क्रिया को हम बोलते हैं परासरण की क्रिया। तो इसके आगे लिखेंगे तब कम सांद्रता वाले विलयन से किसकी कण बेटा? केवल विलायक के कण बोल सकते हैं, विलायक के अणु बोल सकते हैं। अधिक सांद्रता वाले विलयन में गमन कर जाते हैं या पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। अब यहां से आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट कोटि मिलती है, क्या? कि परासरण की जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया कौन सी क्रिया है? ये परासरण की क्रिया है। तो परासरण की क्रिया बेटा आप देखें, इधर भी द्रव है, इधर भी द्रव है, तो परासरण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ द्रवों में ही होती है। तो इसमें लिख लेना ये वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट कोटि के लिए महत्वपूर्ण है। परासरण की क्रिया केवल द्रवों में होती है। ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट कोटि में आता है। ये क्रिया किसमें होती है? केवल द्रवों में। अब हम देखते हैं तो ये परासरण की क्रिया बेटा ये भी दो प्रकार की होती है। एक होता है बाह्य परासरण, एक होता है अंतः परासरण।
या अपन ये बोल सकते हैं एक अंतः पराशर, दूसरा बाह्य पराशर, आगे पीछे नाम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पराशरण की क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है बेटा अंतः पराशरण, और दूसरा होता है बेटा बाह्य पराशरण। डेफिनेशन में इनकी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल इसका करा रहा हूं, एक एग्जांपल इसका करा देता हूं। इसका उदाहरण यहां पे कराऊंगा और इसका भी उदाहरण यहां पे करा दूंगा। तो पहले ये अंतः पराशरण को समझा देता हूं, ये अंतः पराशरण होता है। देखो बेटा ध्यान से, जैसे हमने इसमें जल भर लिया है और हमने इसमें लेकर के एक यानी कि एक हमने किशमिश को डाल दिया है। क्या डाल दिया बेटा हमने इसमें? जल के अंदर हमने डाल दिया है एक किशमिश, ये है किशमिश। जैसे ही आप किशमिश को जल के अंदर डालेंगे, हमने किशमिश को लेकर के इस पानी से भरे हुए टब में डाल दिया है, तो आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो ये जो जल के अणु हैं वो ये जो किशमिश है इसके ऊपर अर्धपारगम झिल्ली एक लेयर है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है, वो अर्धपारगम झिल्ली है। तो ये जो जल के अणु इसके अंदर यानी किशमिश के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर ये जो पदार्थ भरा रहता है वो कैसा रहता है? अधिक सांद्रता का, और बाहर कैसा है? कम सांद्रता का। तो आप देखेंगे 2 घंटे 3 घंटे बाद ये जो किशमिश है ये फूल जाएगी, किशमिश फूल जाएगी। तो हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा इसका कि जल के किशमिश को जल के अंदर डालने पर किशमिश का फूलना, ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा अंतः पराशरण का। क्योंकि क्रिया बाहर से अंदर की तरफ हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ, इसलिए ये क्रिया होगी अंतः पराशरण। तो देखते बेटा इसका उदाहरण, किशमिश को जल में डालने पर फूलना। अब देखो बाह्य पराशरण की प्रक्रिया देखते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब हमने बेटा एक टब लिया हुआ है, एक पात्र लिया हुआ है, और इसके अंदर अब हमने एक गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा गाढ़ा, यानी कि चाशनी ले सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे अधिक सांद्रता का विलयन। यानी कि चाशनी, बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी लेनी है, और इसमें हमने डाल दिया एक अंगूर को। क्या डाल दिया बेटा? अंगूर को। जैसे हमने अंगूर को डाला है तो अंगूर के ऊपर भी आप देखेंगे ये जो लेयर है ये भी आपकी अर्धपारगम झिल्ली का काम कर रही है। ये जो लेयर है अर्धपारगम झिल्ली का, और इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है ये कम सांद्रता वाला विलयन है, लेकिन इसके बाहर है ना वो गाढ़ा ज्यादा है। किससे ज्यादा गाढ़ा है? इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उससे भी ज्यादा गाढ़ा हमको बाहर रखना है, तभी ये प्रोसेस होगी। तो होगा क्या कि कम सांद्रता वाले विलयन है, विलयन के जो अणु है वो इस अंगूर के अंदर है और बाहर अधिक गाढ़ा, इसलिए प्रक्रिया अपोजिट हो जाती है। अंदर से ये प्रक्रिया होती है बाहर की तरफ। तो ये जो अंगूर में से जल के अणु निकल करके इस चाशनी में आ जाएंगे, और ये अंगूर है ना वो हमारा कुछ समय के बाद में सिकुड़ जाएगा। तो ये प्रक्रिया का, कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? ये बाह्य पराशरण का। तो इसका उदाहरण बन जाएगा कि अंगूर को चाशनी में डालने पर सिकुड़ना।
अगर आपने ये डेफिनेशन कंप्लीट कर ली तो इसके जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है विसरण की प्रक्रिया, यानी विसरण की क्रिया। तो उस क्रिया में क्या होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो क्रिया है पराशरण की, ये कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ होती है। ये वाला ध्यान रखना है, ये कहां से हो रही है, कम से अधिक की तरफ। लेकिन विसरण वाली क्रिया है ना, जो कि इसका जस्ट अपोजिट है, तो वो क्रिया है ना, वो अधिक से कम की तरफ होती है। ठीक है बेटा, अभी आप इसको कंप्लीट कर लें, फिर अपन यानी कल अपन विसरण की क्रिया पढ़ेंगे और फिर पराशरण और विसरण में अंतर भी पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।